नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 2020, 2020 कैसा रहेगा। हर कोई जानना चाहता है देश का भविष्य क्या रहेगा, राजनीतिक दलों की स्थितियां क्या रहेगी, आर्थिक हालात क्या रहेंगे। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य पवन शर्मा साहब, एस्ट्रोलॉजी पे पूरा अपना वक्त बताएंगे कि किस तरह से क्या रहेगा पूरे देश का, समाज का भविष्य। हमारे साथ पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, टैरो कार्ड रीडर हिमानी मैत्री जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और पंडित डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मैडम सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा, क्या कहता है टैरो 2020 के भविष्य को लेकर? 2020 के भविष्य को लेकर, बिकॉज यहाँ पे मैं और आप बात कर रहे हैं ग्रॉस की, यानी कि एक लगभग सभी 12 राशियों की। तो मुझे लगता है अगर हम इंडिविजुअली चलेंगे तो ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे जी। तो कहां से शुरू करें, आप बताएं कि हम पहले पॉलिटिकल सिनेरियो अपने देश का देखें या राशि? मैं पहले जानना चाहता हूं कि अगर बात भारत के राशिफल की बात करें तो क्या स्थिति रह सकती है? भारत के लिए अगर वर्तमान स्थिति, अगर एक मैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत को देख रही हूं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले साल 2 साल के एक टेन्योर से जो मैं और आप जूझ रहे हैं महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी हुई चीजों में, उसमें कमी आएगी, जो सबसे अच्छी चीज है। और अगर मैं मिड फरवरी मार्च अप्रैल के बाद से एक परिवर्तन देख रही हूं, थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो हमें डिसअपॉइंट कर सकता है। इकोनॉमिकली इस समय कुछ नए चैलेंजेस जो हमारे ही देश के कुछ हिडन एनिमीज के द्वारा एक्टिवेट किए जाएंगे, जो कि अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं जी। तो 2019 का रिफ्लेक्शन आपको लगता है कि 2020 में भी दिखाई देगा, अगर आर्थिक आधार की अगर बात कर ली जाए तो? मोटा मोटा व्यक्तिगत देखना ज्यादा हम सबके लिए बहुत बेहतर रहेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि समाज को मैं और आप मिलकर बनाते हैं। ये सब एक साथ इकट्ठा होकर कोई कुछ नहीं बना पाता। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को मैं एक सिनेरियो में कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ, यकीनन ये साल हमारे लिए पहले से ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ टैक्सेशन या इकोनॉमी को लेकर कुछ और पॉलिसीज हमारे सामने आ सकती हैं जो एक नया चैलेंज बन जाए। तो डेफिनेटली दिस अपकमिंग ईयर इज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस जी। चलिए राजकुमार चतुर्वेदी साहब से मुखातिब हूंगा। राजकुमार जी, क्या भविष्य भारत का 2020 को लेकर के अगर हम बात करें तो? देखिए, 2020 के भविष्य फल से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कैसा रहेगा हमारा 2020 का भविष्य फल। अगर हम बात करें 2020 की, तो प्रथम पूज्य के वार से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, और नववर्ष कुमार योग राजयोग के साथ बुधवार शतभिषा नक्षत्र में कन्या लग्न में मंगल स्वराशि के रहेंगे, और गुरु के पंचग्रही योगों में नववर्ष 2020 का प्रारंभ हो रहा है। अगर हम देखें तो बुधवार के दिन, और शुभ संयोग भी अगर हम देखें तो विक्रम संवत 2077 जो भारतीय नववर्ष कहलाता है, उसका प्रारंभ भी बुधवार के दिन हो रहा है। अगर यहां हम अंक गणित को भी जोड़ें तो 1 जनवरी 2020 1 + 1 + 2 + 2 यानी बराबर 6 नंबर की राशि का स्वामी शुक्र कहलाता है। यानी बुध और शुक्र की युति है। बुध वह ग्रह है जो कि उन्नति कारक है, हम व्यापार से रिलेटेड इसे सबसे बढ़िया मान सकते हैं। और शुक्र, जी हाँ, जब भी हम दीपावली की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती की पूजा की जाती है। तो विक्रम संवत 2020 का जो आगाज हो रहा है वह बुधवार गणेश जी के दिन हो रहा है, और अंक गणित के स्वामी के रूप में हम शुक्र को मान सकते हैं, जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी को प्रकट करता है। आर्थिक उन्नति की अगर हम बात करें तो 24 जनवरी से शनिदेव गुरु की राशि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार जब शनिदेव ने 30 माह के लिए गुरु की राशि में प्रवेश किया था, तो धीरे धीरे करके उन्होंने मद्दी फैलानी शुरू की थी, और 30 महीनों में बहुत बड़ी मद्दी का स्तर पूरे राष्ट्र में देखा था। अब जब 24 जनवरी को मकर राशि में शनि का प्रवेश होगा, तो धीरे धीरे स्वतः ही मद्दी का हटने का दौर शुरू होगा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 26 जनवरी को भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उस दिन की अगर हम कुंडली की बात करें तो
पंच लग्नेश के चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि धीरे धीरे करके थोड़ा मद्दी जो है उसका असर कम होगा, लेकिन शनि मंगल के योग और आषाढ़ माह में जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं अराजकता थोड़ी सी फैल सकती है, कहीं ना कहीं शासक के प्रति असंतोष का कारक रह सकता है। जी, आचार्य पवन शर्मा साहब हमारे साथ में। पवन जी, किस तरह से देखा जाए, जैसे हम एक सवाल जानना चाह रहे हैं कि कैसा भारत का भविष्य रहेगा 2020 का? योगेंद्र जी, समस्त जन टीवी के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा। विगत पूर्व में भी हमने ये चर्चा की थी और 2-3 महीने पहले भी अपन जब बैठे थे तो देश राष्ट्र को लेकर के अपन ने बहुत सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं, और एक बहुत अच्छा सौहार्द है कि जन टीवी एक नई पहल लेकर के और जनता को इस चीज को लेकर जाता है और समझाता है कि क्या होना चाहिए। पहले तो मैं आपको निवेदन करूंगा, भारतीय नववर्ष का तात्पर्य मेरे अकॉर्डिंग टू मी, हमारे शास्त्रों के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग सब कुछ नया हो। कुछ नया अगर हम करेंगे तो हमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हमें कैलकुलेट करना होगा, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से जो जनवरी से हम एक नया साल मानते हैं, 31 खत्म होते ही दिसंबर में और नई साल जनवरी से हम मनाते हैं, हमारा कैलेंडर भी अब डेटों के हिसाब से ही चलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व तो है। इसमें बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारे भारत देश को, हमारे राष्ट्र को जो दशा लगी हुई है, उस दशा में पूर्व में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक बहुत बड़ी भारी उथल पुथल होने जा रही है। हमारे देश को बड़ी परिस्थितियों में जूझना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दलों को हो, चाहे वो हमारे राष्ट्र की नारी शक्ति का हो, चाहे वो हमारे देश में मंदी का दौर हो, इकोनॉमी को लेकर के कोई चीज हो। क्योंकि जब हमारे भारत की हम कुंडली को देखते हैं, राष्ट्र की जब हम कुंडली को देखते हैं, तो निज बुध गुरु गेहे दांत का शांग शीलम हिम सतत सरोगी नीच सेवी सदैव, ये ज्योतिष का सूत्र है। तो राष्ट्र की कुंडली में जो गोचर भाव है या ग्रह दशा है या महादशा, एक मंथली हम प्रेडिक्शन करें या ईयरली हम प्रेडिक्शन करें, उसमें जब हम इस चीज को जाकर के देखते हैं तो मेरे हिसाब से अभी जो आने वाला समय है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक का भी अगर हम लेके चलते हैं तो कोई खास ज्यादा बढ़िया नहीं है हमें, क्योंकि लोगों में तनाव और वैमनस्यता उत्पन्न होने की स्थिति मुझे नजर आ रही है। तो आपको ये लग रहा है कि इंटरनली अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2020 थोड़ी चुनौतियांपूर्ण रहेगा, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम हो या फिर सामाजिक एजेंडे हो, उनमें का मामला हो। उसमें कारण क्या रहेगा कि हमारी जो मना स्थिति है, जैसे हमारी इकोनॉमी जा रही है, कमजोर हो रही है, हम मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज का, सब्जी का भाव ले लो या कोई भी चीज को ले लो, तो इसमें क्या है, भिड़ंत होगा, राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ेंगी, देश की राष्ट्र की इकोनॉमी डाउन जाएगी, तो व्यक्ति तनावग्रसित रहेगा। अब योगेंद्र जी, जो व्यक्ति तनाव में रहता है, अशांत रहता है, तो वो प्रतिकूल स्थिति में चला जाता है, अनुकूलता उसकी बिगड़ती चली जाती है, चिंता में रहेगा। तो हमारे देख रहे हैं हम कि पुलिस डिपार्टमेंट पे कितनी सारी उंगलियां उठती चली जा रही हैं, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, कितना व्यभिचार हमारे राष्ट्र में बढ़ गया, जहां पे हम नारी शक्ति को माता कहते हैं। ये जो हम पेपरों में आए दिनों घटना देख रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची को स्कूल भेजने से पहले एक पिता को डर लगता है, एक मतलब भयक्रांत जीवन व्यक्ति जीने लग रहा है। इसके पीछे मानसिकता पे हम एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे कि ये एक सामाजिक सोच का असर है या फिर वास्तव में ऐसे क्षेत्रों पे कुछ ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है? मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो एस्ट्रोलॉजर होने के नाते इस चीज को इसलिए लूंगा योगेंद्र जी कि मन हमारा जो है, भागवत जी में लिखा है कि मनः एवं मनुष्यानाम कर्म बंधन मुक्त है। मन मनुष्य के कर्म और बंधन की गति का सूक्ष्म कारण है। और मन किससे चलता है? हमारे ग्रहों से। हमारा भूमंडल, पृथ्वी मंडल जो चल रहा है, सब ग्रहों से चल रहा है, गोचरों से चल रहा है। तो मन की स्थिति बिगड़ते ही व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित होता है या मन में किसी प्रकार का व्यवचार उत्पन्न होता है, वह भी उसके स्टारों से होता है। इसलिए आने वाला फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मी कि बहुत ज्यादा बढ़िया 2020 नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा अफरा तफरी रहेगी। जैसे 2020 मैच होता है ना, उसमें बहुत जल्दी रन बनाने हमें होते हैं। कहा जाता है कि जो बिगनिंग है 2020 की 1 से 10 तारीख तक जी, उसमें भी थोड़ा सा उथल पुथल वाला समय बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं है, सावधानी पूर्वक हमें ये सब लेना होगा। और नया यही होगा कि हम धैर्य पूर्वक अपने इस 2020 जो आ रहा है, इस 1 तारीख को एक नया संदेश लेके जाए। जैसे हमने बहुत पहले दारू नहीं दूध से जो शुरुआत की थी हमारे सर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा जी के नेतृत्व में, तो वही पहलू पे हमें हमारे विकारों को खत्म करना है। यही अगर हम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। जी,
चलिए मैं वापस हिमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। हिमानी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़ी जो चीजें हैं इसमें से एक हम सरोकार वैसे तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, बट अगर कहीं अपराध हो रहा है, कहीं आगजनी घटनाएं हो रही हैं, कहीं पे मॉब लिंचिंग हो रही है या कोई रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आप मानते हैं कि इस पे आप टैरो का कोई असर होता हो या फिर ग्रहों का असर होता है, उसकी कोई चाल, इस तरह का लगता है कि ये एक सामाजिक सोच है? पंडित जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। शनि को दंड नायक कहा गया है। जब शनि और केतु की युति है तो दंड तो निर्धारित है। अब सबको अपने कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, वो कर्मों के जिस भी तरीके से, जैसे उन्होंने पुलिस का एक रेफरेंस दिया, जैसे हम मंगल और शनि से रिप्रेजेंट करते हुए मानते हैं, तो मैं 100% एग्री करती हूँ कि ये जो व्याभिचार बढ़ा है, प्लैनेट्स अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हैं इस समय और वो अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं। शनि का जो ट्रांजिशन मूल त्रिकोण राशि से अपनी 12वीं राशि में होगा, जो कि डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस को उतनी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं लेके आ रहा, जो कि मुझे और आपको लगता है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। भारत की कुंडली के सिनेरियो से अगर मैं देखूं तो 140 करोड़ की जनसंख्या को केवल एक कुंडली के आधार पर मैं पूरा वर्गीकरण नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पे बात आती है जिस संस्कृति पे, जिन संस्कारों पे मुझे और आपको एक भारतीय हिंदू सनातनी होने के बावजूद गर्व होना चाहिए, क्या हम अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए ऐसी कौन सी आदतें, ऐसे कौन से संस्कार अपनी संतति में दे रहे हैं जो हमारे लिए व्याभिचार जैसे कंटेंट में डिलीवर होकर आ रही है? हमें ये समझना होगा कि हमारी वो जो प्रक्रिया थी, जब हम संतान को सिखाते थे, बेटे को बेटी का रिस्पेक्ट करना सिखाते थे, बेटी को उसकी मर्यादाएं और संभावनाएं सिखाते थे, वो हमसे कहां गलती हो रही है। खैर ये एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं इस चीज पे नहीं, लेकिन जहां तक अगर हम टैरो से कहें तो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि हम आज उस स्थिति में खड़े हैं कि पिछले समय में जो महिलाओं के प्रति व्याभिचार बढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इसमें कमी आएगी, निश्चित रूप से कमी आएगी। जी, ओवरऑल अगर हम देखिए, जैसे पवन शर्मा साहब कह रहे हैं कि थोड़ी स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं 2020 में, इंटरनल हमारे जो सिक्योरिटी की बात कर लीजिए या फिर तनाव की स्थितियों को देखिए, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। वो डेफिनेटली नहीं है। अभी हम एक सूर्य ग्रहण से बाहर निकले हैं। हाँ। ल्यूनर एक्लिप्स 10 तारीख को हमारे लिए खड़ा है। तो जो दोनों ग्रहों के ऊपर एक बड़ा ग्रहण के दौर के बीच का फेज है, जब मैं और आप बैठ के इस बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम कहें 2020 की शुरुआत जो हो रही है वो 2 ग्रहण के साथ हो रही है, तो अगर किसी भी कार्य के लिए या किसी भी नई शुरुआत के लिए अगर 2 ग्रहण सामने आके खड़े हो गए तो निश्चित रूप से वो अगले 365 दिन बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं लेकर आए हैं, जिसमें प्राकृतिक प्रकोप भी घट सकता है। क्योंकि मैंने देखा सूर्य ग्रहण के जस्ट शायद नेक्स्ट डे ही एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट का एयर क्रैश हुआ था। तो इस तरीके की जो ये अर्थक्वेक अभी हुआ है, दिस मे रिपीट, क्योंकि ये एक फैक्टर है इस चीज का। जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है तो उसके आसपास कहीं ना कहीं भौगोलिक घटनाओं में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। हमें ऐसी चीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जी, चलिए राजकुमार जी के पास में जाना चाहूंगा। ये हम अगर देखें कि जो बता रही हैं, हिमानी जी भी बता रही हैं, पवन जी भी बता रहे हैं कि कुछ स्थितियां 2020 में असाधारण सी रह सकती हैं, जिसका फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि आप लोग बताते हैं कि जातक को अगर ये कुछ इस तरह की चीजें कर ली जाएं तो उससे थोड़ा सा निजात मिल सकता है, एक राह मिल सकती है, एक मार्गदर्शन मिल सकता है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हिमानी जी ने अभी कहा कि हम संस्कार को सुधारने की बात करें, हम ग्रहों की बात करते हैं लेकिन हम संस्कार को उतने ढंग से मानते नहीं हैं। आज आप देखिए कि कितने लोग हैं जो कि संध्या आरती करते हैं, संध्या कितने लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ कितने लोग कर रहे हैं। अगर हम करें तो राम रक्षे स्वतम करके एक छोटा सा राम जी की स्तुति है, जिसे अगर हम करें तो राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है। ये जो भी सारी चीजें हम कर रहे हैं उन सब चीजों पे कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। 2020 की शुरुआत जो बुध से हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए जितनी भी जो घटनाएं थी उनके लिए 2020 में कोई महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिला अधिकारों के लिए कोई बहुत अच्छा कदम शासक की तरफ से भी आना चाहिए और महिलाओं के लिए कुछ न कुछ सुधार के कदम बहुत बड़े स्तर पर होने चाहिए। तो बेहतर मान सकते हैं महिलाओं के क्षेत्र के लिए। मैं महिलाओं के क्षेत्र, क्योंकि 19 देखिए महिलाओं के लिए कोई बेहतर नहीं रहा। जितनी घटनाएं, जिस तरह से जाते जाते भी एक सनसनीखेज हालात जिस तरह के बने, एक दर्दनाक हादसों का सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए एक लगता है कि 2020 महिलाओं के लिए बेहतर हो तो कम से कम समाज इस स्थिति में तो आए कि हाँ बेटियां सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी तो ये कहा जाता है कई बार जो हालात है अगर नहीं सुधरे, सोच नहीं बदली, तो एक जो कहावत है कि अगले जन्म और बेटी ना की, वो जो स्थिति है, तो 2020 में ये तो कह सकते हैं कि गर्व से कम हिंदुस्तानी है। 2020 में आप बिल्कुल गर्व से कह पाएंगे हम हिंदुस्तानी, क्योंकि वर्ष के
जो राजा हैं वो बुद्ध हैं, और जैसा अभी पवन जी ने कहा कि हम तो मानने वाले ही विक्रम संवत को हैं, तो विक्रम संवत जो आ रहा है उसका प्रथम दिन भी बुद्ध हैं और बुद्ध इस वर्ष के राजा कहे जाएंगे। और 24 जनवरी से जो शनि जो हमारे दंडनायक कहे गए हैं वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु की राशि छोड़ के स्वयं की राशि मकर राशि में आ रहे हैं। और जब वह स्वयं की राशि मकर राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का कोई एक स्थायी समाधान हमारे सामने होगा, कोई एक प्रभावी कानून इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भय और प्रीत इन दो से ही आप किसी को समझा सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कोई एक भयानक भय का कोई ऐसा कारण हो जिस वजह से भय होगी तो एक तरह से सोच पे असर भी पड़ेगा, इसका बदलाव जो कह सकते हैं जिसको हम। बिल्कुल जी, पवन शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा मैं। राजनीतिक दलों पे भी कुछ कहा जा सकता है? देखिए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना ही सीखा है मैंने शुरू से जी कि योगेंद्र जी, जब अपन राजस्थान के इलेक्शनों पे भी अपन ने काफी सारी बातें की थी, तो राजनीतिक दलों के लिए 2020 और 2021 ये दोनों ही बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होने वाला है। किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं। हाँ, नहीं, इसमें कारण नहीं, इसमें कांग्रेस का और जो उनके जो घटक दल हैं और जो अदर पार्टियां हैं, मैं वैसे किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। कारण क्या है कि यथा राजा तथा प्रजा, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं, ज्योतिष की, शास्त्र की, कर्मकांड की, वेद की, परंपरा की, भारतीयता की जब हम बात करते हैं, बड़ा मतलब एक ऐसा लगता है कि हम भारतीय हैं, और हमें भारतीय कहने में भी मतलब एक जोर सा आता है कि इन राजनीतिक दलों के कान कैसे हो गए हैं, इनके चेहरे कैसे हो गए हैं, आई डोंट नो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या स्थिति हो गई है उस कुर्सी में, ऐसा क्या आकर्षण है कि व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा लगता है, मन काला तन उजरा और बगुला जैसी टेक, या से तो कागा भला सो बाहर भीतर एक। ये लोग चोले बदल लेते हैं, मतलब मुझे बाल कटाने पड़े। ये दीदी हमारी बैठी है यहाँ पे, ये बड़ा सौंदर्य वस्त्र धारण करके आई हैं, ये हमारी संस्कृति है, इन्होंने तिलक लगा रखा है, अच्छे से ये सज सवर के आई हैं, ये हमारा देश सिखाता है हमको। लेकिन अब स्थिति ये हो गई, अब तो ये हमारे आभूषणों को भी बदनाम करने लगे। अब कोई पीले हरे गेरुए कपड़े पहनने तो बीजेपी का हो गया, अगर कोई वैसा पहन ले तो ये कांग्रेस का हो गया। ये लोग कपड़ों पे, हमारी भारतीय नारियों पे, हमारे धर्मों पर, हमारी गौ गंगा पर, हमारे राष्ट्र के नाम पर केवल हमें गुमराह किया जाता है। कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा हमें हमारी स्थितियों पे पॉजिटिव ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 2020 में कम से कम भगवान गणपति, हमारे राष्ट्र के देवता ब्रह्मा जी और हमारे भारत के, हमारे जयपुर के गोविंद देव जी, भगवान इनकी बुद्धि को सुधारें। ये कुछ ना करें, इकोनॉमी तो चलो प्याज नहीं खाएंगे, चल जाएगा काम, लेकिन हमारी नारी शक्ति के लिए कोई ऐसा प्रावधान बना दें कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे व्यभिचारियों को, दुराचारियों को जनता के माध्यम से कोई फांसी की सजा नहीं। आई डोंट लाइक। हमने विदेशों में जाकर के भी देखा है योगेंद्र जी, विदेशों में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे भारतीय राष्ट्रीयता के किए हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लंदन में हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। क्या हो रहा है हमारे राजनीतिक दल? हम यहाँ आकर के बातें करते हैं। आपको, जन टीवी को तो मैं इतना धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आप हमारी पीड़ाओं को कहने का मौका तो देते हैं। कम से कम स्पष्टता तो आपके अंदर ये है कि हम बोल पा रहे हैं। बाकी वरना स्थिति ये है कि महाराज इतना ही बोल रहा है, स्थिति ये हो गई है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान एक ऐसा प्रावधान बन जाए, ऐसा कानून बन जाए कि रामचरितमानस में लिखा है, जब बाली खड़ा हुआ था भगवान श्री राम के समक्ष कि प्रभु मुझे क्यों मारा, मेरा ऐसा क्या दोष था, मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मूर्ख अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहते ही तय बाधे कछु पाप न होई। ऐसे कुदृष्टि से देखने वाले व्यक्ति को भी मारने में पाप नहीं लगता। तो मैं तो ये कहूंगा कि दोनों पार्टियां जो बड़ी हमारी मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस है, इन लोगों को कम से कम अपनी बहन बेटियों की तरफ देखते हुए, ये भी किसी मां के पुत्र हैं, ये भी किसी बहन के भाई है, इनको कानून के साथ में ये प्रक्रिया, ये मतलब मैं तो ये कहता हूं कि भगवान ऐसा करे कि इसके पक्ष में कोई व्यक्ति एडवोकेट भी खड़ा ना हो, ऑन द सामने ही उस व्यक्ति को शूट कर देना चाहिए, या जिस क्षेत्र में उसने ये दरिंदगी पना किया है उस चौराहे पे जाकर के उस लोग को खड़ा होकर देखिए, हमारे लोकतंत्र है साहब, हर कोई इस बात को लेकर के उद्वेलित तो होता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग संविधान से बंधे होते हैं, यह सब चीजें संभव नहीं है हमारे यहां पे, नहीं तो अराजकता होगी। फिर ये भी एक लोकतांत्रिक अराजकता जिसे कहें कि लोग अपनी आजादी का फायदा इस तरह से उठाएंगे, ये मुझे लग रहा उचित नहीं होगा। क्योंकि अभी देखिए हैदराबाद में जिस तरह की घटना हुई थी, बाकायदा उसकी जांच चल रही है
और हमारा कानून इस बात की इजाजत भी नहीं देता, एक सभ्य समाज भी इस बात की इजाजत नहीं देगा। कानून को इस तरह से बनाना होगा कि नजीर पेश की जा सके कि देखिए ऐसी दरिंदगी का अंजाम ही होता है, कितनी जल्दी फांसी के फंदे तक उनकी गर्दन पहुंच गई है। और ये कुछ चीजें होनी चाहिए, फास्ट ट्रायल पे जाए, उनको फांसी की सजा या मृत्युदंड दूसरे कारणों से या आजीवन कारावास जो भी देना हो, फास्ट होना चाहिए। अब निर्भया का 2012 का मामला है, हर साल हम चर्चा करते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ, 2019 भी खाली जा रहा है बीच में। हाँ, उनके परिवार वालों का आज भी इंतजार है कि उन दरिंदों को आखिर सजाए मौत मिलेगी कब। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, संविधान हमारा सर्वोपरि है, संविधान हमारा उतना ही सर्वोपरि है जितना हमारी राष्ट्रीयता और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है जी। लेकिन इसमें आदरणीय हमारा जो संविधान है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारा जो अंदर का जो तंत्र है, ये इतना लूज है कि इसमें संविधान तो दोषी साबित होता है, लेकिन संविधान को बनाने वाले हमारा संविधान है ना, इसमें सुधार भी अगर किसी एक पुत्र के जासु राज से प्रजा दुखारी सोनरप अवश्य नरकदवासी, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे संविधान में हमें एक धारा और जोड़नी पड़े, हमें सर इस तरीके की मोनोपोली नहीं आनी पड़े। एक टॉपिक पे उलझ करके रह जाएंगे जी। कानून 2012 में जो जब घटना हुई निर्भया केस, उसके बाद में काफी सख्त कानून बनाया गया, पार्लियामेंट में इस पर काफी डिबेट हुई। कानून पहले से भी सख्त है और आज भी सख्त है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि हिफाजत करने वालों के कुछ नेचर नहीं बन पा रहा है या मूड नहीं बन रहा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे यहां पे डिले जो हो रहा है, कानून जिसको मिलना चाहिए, कानून की सजा जिसे मिलनी चाहिए, वो काफी विलंब हो रहा है, और जितना हम इसको अटकाए रखेंगे उतना ही लंबा खींचा चला जाता है जी। तो मैसेज तो तभी जाना चाहिए। देखिए हमारा कानून भय से चलता है जी, अपराधियों उसमें भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब डिले होगा तो सारी चीजें यही होंगी। चले मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं वापस हिमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। हिमानी जी, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर 2020 को देखें तो भारत के रिश्तों की बात की जाए तो कैसा रहेगा? इस समय मैं देख रही हूं तो इंटरनेशनल फंड्स के रूट, जिसको हम एफडीआई या ईडी के नाम से जानते हैं शायद, तो वो चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, हालांकि कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज स्पेशली अगर बहुत क्लोज नेबर्स की मैं बात करूं तो उनके तरफ से कुछ ऐसे लीगल विवाद खड़े हो सकते हैं जहां पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट का भी सामना करना पड़े, क्योंकि जस्टिस और मून का कार्ड आया है जो बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं दे रहा मुझे ग्लोबली। लेकिन फिलहाल जो रीसेंट परफॉर्मेंस है कुल मिला के ओवरऑल 70% पॉजिटिव आ रहा है, 30% नेगेटिव जा रहा है, और वो 30% जो नेगेटिव जा रहा है वो हमारे गुप्त शत्रुओं के चलते हुए हो सकता है, वो हमारे देश के अंदर के भी हो सकते हैं, और कुछ जो आसपास के पड़ोसी जो विशेष हमारे लिए और आपके लिए तनाव का कारण बने रहते हैं, वो पड़ोसी हमें एक तनाव दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ही रह सकते हैं, तो हमें ज्यादा खतरा हमारे पड़ोसियों से हो सकता है। गुप्त शत्रु संकेत आपका सीधा चाइना, पाकिस्तान, इस ओर भी हो सकता है। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, पर वो खुल के कभी भी फ्रंट पे नहीं आएंगे। एक अगर इनसिक्योरिटी या थ्रेट मेरे और आपके, लेकिन हमेशा तनाव बना रहेगा। अगर हम ये सोचें कि चाइना हम पर अटैक कर देगा या पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा, तो जो 2019 में एक सिचुएशन बनी रही एंड तक कि अब वॉर होगा, वो 2020 में भी नजर नहीं आ रहा मुझे। जी, तो चलिए हम एस्ट्रो पे चर्चा जारी रखेंगे कि 2020 का भविष्य क्या है, क्या स्थितियां बनेंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हालात रहेंगे, राजनीतिक दलों का क्या रहेगा, महंगाई का हाल क्या रहेगा, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से
तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम एस्ट्रो पे। 2020 का भविष्य क्या है, क्या स्थितियां रहेंगी, क्या रहेगी ग्रहों की चाल, हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। मैं पंडित राजकुमार जी के पास में जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पे हम देखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है किसी देश के लिए, जितना इंटरनल सिस्टम और सिक्योरिटी जरूरी है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंध और आपके बॉर्डर सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी होती है। क्या कहता है 2020? देखिए, अगर हम भारत की राशि की बात करें तो भारत की प्रभावी राशि मकर राशि है। कुछ विद्वान लोग इसे कन्या राशि से भी मानते हैं। अगर हम मकर राशि से मान करके चलें तो आप मान के चलिए कि जनवरी में जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है कि शनि 24 जनवरी को धनु राशि छोड़कर मकर राशि में आ रहे हैं, तो स्वराशि में जब शनि रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक सुधारों के बहुत बड़े प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा इमानी जी ने कहा कि बहुत बड़ा निवेश भारत को प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, बहुत बड़े स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के द्वार खुलेंगे और बहुत बड़ी स्तर पे हमारे कई देशों से व्यापारिक संबंध भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। लेकिन आषाढ़ मास में, श्रावण मास में 5 सोमवार आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देशों से, बहुत निकटतम जो पड़ोसी हैं हमारे, उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हम युद्ध की संभावना तक जा सकते हैं। तो ये असर होता है कि अगर एक महीने में 5 सोमवार आते हैं, खासकर श्रावण के वक्त पे? कई बार होता है। पिछले साल भी जब थे तो हम करीब करीब युद्ध की स्थिति तक पहुंच गए थे। जी, ये एक बड़ा असर हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी सावधान रहना होगा हिंदुस्तान को। हाँ जी जी। चलिए पवन जी के पास में जाना चाहूंगा। पवन जी, महंगाई से आम जन को बड़ा असर पड़ता है। अगर महंगाई नहीं होती है, पैसे आते रहे तो हर व्यक्ति गदगद होता है। उसके घर का बजट बिगड़ता है तो समझ लीजिए पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो महंगाई के लिहाज से हम 2020 को क्या कह सकते हैं? देखिए, भारत देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए अभी जो आने वाला समय है, कम से कम हम मान के चलेंगे तो जून तक हमें इन सारी चीजों को ऐसे ही फॉलो करना होगा। महंगाई ऐसी ही स्थिति पर रहनी चाहिए। आगे चल के 15 जुलाई के बाद में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे एक थोड़ा सा सुधार आने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि जब हमारे देश में अभी का जो आंतरिक भाव चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे एक अलग चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता में आम आदमी परेशान है। हमारे देश को जो दशा लगी हुई है, हमारे आम आदमी की जो ग्रह स्थिति है, ये हमारे भूगोल और खगोल से जब हम इसको जोड़ के देखते हैं तो एक व्यक्ति चिंतित स्थिति में नजर है। उसके पीछे यही कारण है कि एक आम आदमी एक बड़े आंतरिक अपनी फाइनेंशियल स्थिति से कमजोर होता जाएगा और इससे बड़े बड़े व्यापार, बेरोजगारी की स्थिति हमारी बहुत ज्यादा फैलती हुई मुझे नजर आ रही है, जो 15 जुलाई के बाद में पॉजिटिव हमें प्राप्त होने के आसार नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई तक तो यही सब कुछ जी, क्योंकि देखिए आर्थिक
हालात जो है वो 2019 में भी जाते जाते कोई बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं। बेरोजगारी की स्थिति, राजनीतिक दलों के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े, हालात ये सब बयां करते हैं कि वास्तव में क्या हालात है। चलिए मैं जाऊंगा हिमानी जी के पास में। हिमानी जी, दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, महंगाई और रोजगार। इसको किस तरह से देखा जाए 2020 में? देखिए, अगर पंडित जी ने मेरे से अभी आपने जिक्र किया कि अगर भारत को मकर राशि से देखें तो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि जो शनि की मुझे दिख रही है, तो करियर के लिहाज से जो पंडित जी आपका कहना था कि ये कहीं ना कहीं हमें रोजगार को लेके चैलेंजेस होंगे, तो वो तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज साफ दिखाई दे रही है। एक प्रॉब्लम और भी है, आप अपने चैनल से कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी ऐसे इनोवेटिव कार्यक्रम को फोकस कर पाए, बिकॉज हमारी जो नई जनरेशन आ रही है ना, इसके पास दो चीजों की बहुत कमी है, विजन एंड मिशन। कॉपी पेस्ट मॉडल पे पूरा देश काम कर रहा है। इसका एक दुकान चल गई, 3 दुकानें बिल्कुल बगल में वैसी की वैसी खुल जाएंगी। आप कुछ नया करना नहीं चाह रहे। हमारी स्किल इंडस्ट्री के लिए जो भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी, किसी भी XYZ पार्टी ने, इस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए। PMKY आज की तारीख में बिल्कुल स्पॉइल होने की सिचुएशन में कई बड़े विभाग तो बंद ही हो गए, क्योंकि यहां पे हम नए इनोवेटिव दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे और अगर हमारे आसपास के 90% परिवारों को देखें तो सबका एक सर्टेन है कि इस जॉब में चले जाओ। नया क्या करना है उसको लेकर फिलहाल किसी भी सरकार की सबसे वर्स्ट पोजीशन आप देखिए। एक चीज मैं बताती हूँ, दोनों पार्टियां एक दावा करती हैं, जो बड़ी देश की पार्टियां, हमारे पास इतने कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ताओं से कराती क्या है? कुर्सियां लगवाते हैं, नारे लगवाते हैं, झंडे लेकर बाइकों पर रैलियां निकालते हैं, गाड़ियों में निकल जाते हैं। क्या कभी किसी एक भी कार्यकर्ता को खड़ा करके उन्होंने ये कहा कि तुम जाके ट्रेनिंग्स का काम करो अपने रूरल एरियाज में, या इन नई चीजों को लेकर अपना काम करें? बिकॉज क्या ना तो विजन से काम कर रहे हैं, राहु पर भी प्रभु शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से खुद राजनेता भी भ्रमित चल रहे हैं, बुरी तरह से भ्रमित चल रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है क्या करना है। अगर मैं कहूं, लेकिन राजनेताओं का भ्रम कैसे दूर हो? वो तो पंडित जी शनि राहु अलग कर देंगे वो फिर उपाय करेंगे, तो उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। एंड सच में 24 जनवरी के बाद जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, शनि का केतु के साथ अलग हो जाना, बृहस्पति की राशि में वो संतुष्ट था, लेकिन केतु के साथ गलत था, तो वो जो चेंज है, वो जो परिवर्तन है, वो काफी रिलीफ देगा स्पेशली पॉलिटिशियंस को, क्योंकि बृहस्पति ने आके धार्मिक युद्ध ज्यादा बढ़ा दिए। धर्म को लेके जो रिजिडनेस थी मेरी कि मैं हिंदू हूं, मेरी कि मैं मुसलमान हूं, मैं सही हूं, ये जो रिजिडनेस है ना, ये बृहस्पति शनि केतु की जैसे ही युति टूटेगी उसमें काफी सुधार होगा। बृहस्पति और केतु के अलग होते तो काफी रिलीफ देखेंगे आप कि हम उतने रिजिड नहीं रहे। तो यह असर देखा जाएगा। आप सही कह रही हैं कि कुछ स्थितियां ग्रहों की इस तरह की रहेंगी कि महंगाई पर काबू थोड़ा मुश्किल होगा पाना, बेरोजगारी की स्थितियां बढ़ सकती हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा शक्ति पे भी डिपेंड करेगी कि अगर हम वास्तव में उस तरह से सोचेंगे, कुछ इनोवेशंस की आवश्यकता होगी, तो इन सब चीजों से जो बाधा है इनसे दूर हो सकते हैं, बाधाएं हमसे दूर हो सकते हैं, हम लोग सही रास्ते पे जा सकते हैं। यही कहें कि एक जो रूट लाइन होनी चाहिए जिससे सही तरीके से चल सकते हैं, उस पर हम दौड़ सकते हैं। चलिए राजकुमार जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, महंगाई और रोजगार एक बड़ा विषय होता है किसी भी तरह से, और कहा जाता है, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ता हूं, एस्ट्रो का जो पेज जनरली अखबारों में आता है, दूसरी जगह आता है, तो उसमें महंगाई, बेरोजगारी, इसका भी एक जिक्र होता है कि ये जो राशि के जातक हैं उन पे इसका असर हो सकता है, ये महंगाई की मार इस वजह से हो सकती है। तो ये कुछ 2020 हिमानी जी जो कह रही हैं, आप उसी से सहमत हैं कि कुछ अपना अलग प्रिडिक्शन है? देखिए, मैं आपको कहूं कि गुरु के साथ जो केतु और शनि बैठे हैं, उन्होंने पूरे वर्ष हमें परेशान किया। आप देखें तो भारत ने इतना बड़ा बाढ़ का 3.5 महीने बाढ़ ग्रसित रहे हैं हम लोग, तो कहां हम दलहन की पैदावार कर सकते थे। और उससे बड़ी चीज जो अभी प्लैनेट का परिवर्तन हुआ, जो हमने ग्रहण देखा, आप सूर्य ग्रहण करिए, चंद्र ग्रहण करिए, लेकिन इस बार तो धनु राशि के अंदर जो ग्रहण हुआ उसमें 6 ग्रह उस युति में शामिल था, यानी 6 ग्रहों के मध्य ये ग्रहण हुआ है। इस वजह से जब तक अगला ग्रहण नहीं हो, एक ग्रहण का प्रभाव हम कहते हैं कि अगले ग्रहण तक रहता है, और अगला जो प्रभावी सूर्य ग्रहण है वो 21 जून को है। तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में तो आप ये देखिए, अगर आप नोटिस भी करते हैं, मैंने बहुत व्यक्तिगत इस चीज का ध्यान रखा। तो एक तरह से 6 महीने में 2 ग्रहण देखने को मिल रहे हैं। मैं वही चीज आपसे कह रहा हूं कि 26 दिसंबर से आज हम 30 दिसंबर तक बैठे हैं, शायद मेरे हिसाब से तेल के पीपों में 200-300 रुपए की वृद्धि मैं खुद देख चुका हूं, और आगामी 21 जून तक मुझे कहीं भी महंगाई से राहत मिलने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि शनिदेव
कुछ कृपा करेंगे कि जब वो 24 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं 24 जनवरी के बाद। लेकिन 21 जून तक महंगाई और रोजगार और शासक के प्रति असंतोष, यह मूल भावना कायम रह सकती है। मैं एक बात जानना चाहूंगा पवन जी आपसे कि देश के मुखिया इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सारी राजनीति उनके आसपास घूम रही है, चाहे विरोध की हो या फिर एक्शन प्लान की हो। तो मोदी जी की राशि जो है उसको लेकर के हम देखें भारत के साथ साथ, क्योंकि देखिए वो कर्म करने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री है, करना उन्हीं को ही है, तो उनकी राशि का भी कोई असर पड़ेगा इसमें? देखिए, शासक से तो प्रभाव तो पड़ता ही है जी, क्योंकि शासक के जब ग्रह पॉजिटिव स्थिति में होंगे तो पॉजिटिव काम करेंगे वो जी। और माननीय हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। पूर्व में एक बार अपनी फिर चर्चा हुई थी कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का जो बृहस्पति केंद्रस्थ है, तो बृहस्पति ने उनको आकर्षण दिया, प्रभाव दिया, प्रचंड बहुमत दिया और एक हमारे राष्ट्र की जो स्थिति थी उसको पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई, ऐसी स्थिति में 5 साल का राज्य नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये एकदम से इनका जो गोचर भाव में ग्रह बदले, पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी, चंद्रमा अस्थिर भाव में गया तो इन्होंने जैसे धारा 370 का काम किया, राम मंदिर का फैसला इन्होंने लिया, तो चंद्रमा क्या है, शीघ्र कार्य कराता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए जिससे इनकी निर्णायक स्थिति लोगों को पचने नहीं लगी, राष्ट्र की जनता को वो निर्णय पच नहीं पा रहे क्योंकि बहुत जल्दी से इन्होंने निर्णय लिए। तो ग्रह भाव इनका, मेरा मानना है, जब हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की स्थिति में हमारे राष्ट्र के मुखिया का ग्रह भाव, कुंडली का और उनका देश कोण में जब जाकर के हम देखेंगे तो गोचर जब उनका बदलेगा तो एक बार डाउन स्थिति में जाएगा। जब एक बार डाउन स्थिति में इनका जाएगा तो जब ये मुड़कर के एक बार नरेंद्र मोदी जी का शासन हमारे जीवन में आएगा तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा देश के लिए। यह एक बात मैं जानना चाहता हूं, पूरा 12 महीना ही सब कुछ ऐसा है कि कोई ऐसे महीने भी हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक महीने हैं और ये बेहतर होंगे, अब तक की जो पीड़ा रही है हम उससे बाहर निकल पाएंगे इन महीनों में? आने वाले 2020 की अगर हम स्थिति को देखेंगे तो हमारे राष्ट्र के मुखिया के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए हमारा 6वां, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां और 11वां जो महीना रहेगा, ये जो 5 महीने हैं ये श्रेष्ठ रहेंगे। इससे पूर्व में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो टाइम रहेगा ये यही उथल पुथल वाला और अधिक ज्यादा चिंतनीय है और लड़ाई झगड़े वाला बन सकता है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो यही था कि देश में हमारे राष्ट्र में अभी एक बार एक ऐसा बैलेंस बनेगा जिसपे अभी ऐसा लगेगा आपको जब मैं बोलूंगा कि अकल्पनीय लग रहा है। हमारी जो लोकसभा है, हमारी जो नरेंद्र मोदी जी का जो बहुमत है और राष्ट्र की जो पार्टियां हैं, इसमें 60 और 40 का जो बैलेंस बनेगा, बहुमत टूटेगा एक बार और बहुमत टूट करके पुनर्गठित जो जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, एक बार एक निर्णय, एक शब्द हमारे मतलब राजनीति में उथल पुथल लेकर के आ जाता है। तो अभी आने वाले फ्यूचर, अभी भी आप संकेत दे रहे हैं, संकेत का तात्पर्य इमरजेंसी का संकेत नहीं दे रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो फॉलोवर्स है या नरेंद्र मोदी जी के जो निर्णय है, तो कुछ ग्रह योग उनसे इतनी जल्दी निर्णय दिलवा रहे हैं कि वो उनको अपयश दिलवाएंगे, नीच राजभंग योग जिसे हम कहते हैं। तो उनके जो पावर है उसको हल्का सा लूज करेंगे और लूज करेंगे तो विघटन की स्थिति उत्पन्न होगी, निर्णायक निर्णय लिए जाएंगे तो हमारे देश में चिंता की वजह से कुछ निर्णय हो सकते हैं उनके, जिनका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं तो मोदी साहब को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। हिमानी जी, पूरा 12 महीना थोड़ा कष्टदायी रहेगा कि कुछ महीने राहत और सुकून के भी कह सकते हैं इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जब अभी पंडित जी बोल रहे थे तो मैंने प्रधानमंत्री जी के कार्ड्स निकाले और साथ साथ मैं अमित शाह जी के भी कार्ड्स देख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय स्ट्रैटेजिकली मोदी जी थोड़ा बैकफुट पे खेल रहे हैं और उन्होंने फ्रंट बॉल प्ले करने के लिए अमित शाह को आगे कर दिया है। तो लिहाजा दोनों का ही देखना जरूरी होगा, बहुत जरूरी है। और मुझे इसमें अमित शाह जी की जो पोजीशन है वो पहले से ज्यादा रिजिड होते हुए और बहुत ही, जैसे अभी एक कानून कैब को लेकर काफी विवाद रहा, इस तरीके के कुछ कानूनों का, कुछ पॉलिसी का आना फिर से दिख रहा है मिड ईयर तक, यानी जून जुलाई से पहले कुछ और पॉलिसीज या कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशन की नई धाराएं आ सकती हैं जिससे लेकर विपक्षी दल या समाज का एक तबका और ज्यादा विवाद या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करे। पर जहां तक मोदी जी की पोजीशन का सवाल है, इसी दौरान
मई से एक ऐसा पीरियड शुरू हो रहा है जहां पे मैं जनता के मन में उनके लिए फिर से वही प्रेम पहले से बढ़ता हुआ देख रही हूं जो जिस समय वो पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे। तो यकीनन कुछ नए जो कानून आएंगे, और हो सकता है ये प्यार तो तभी आ सकता है ना जब वो मुझे और आपको टैक्सेशन में रिलीफ दे दे, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो एग्जैक्टली, क्योंकि फाइनेंस शुड बी कंफर्टेबल। अगर फाइनेंस कंफर्टेबल है तो कोई भी कानून बना लो, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस को लेकर कुछ पॉजिटिव डिसीजन ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती हुई दिख रही है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो फिर से कुछ विवादों को ज्वलंत कर दें। चलिए राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक मैं मोदी साहब के लिए जानना चाह रहा था, क्योंकि मोदी इस देश के, इस मुल्क के शासक हैं और निश्चित रूप से एम्परर जो होता है वही सारा कुछ संचालन करता है, तो उनकी राशि का ज्यादा जरूरी होता है कि क्या हालात हैं, क्योंकि चला तो वही रहे, गवर्न वही कर रहे हैं सिस्टम को। देखिए, चंद्रमा नीच का है और नीच के चंद्रमा का नीच भंग राजयोग है। इस कारण अगर आप देखें तो उन्होंने आज तक हर फैसले से चौंकाया है और इसमें जित की एक बड़ी भूमिका होती है। आप उसको जित को देखिए कि जब उन्होंने पहली बार कहा कि यूपी में 77 सीटें आएगी तो वो भी एक बड़ा अप्रत्याशित चौंकना था। उन्होंने कहा हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, तो भारत देश के लिए भी वो बहुत बड़ी चीज थी। और जिस हिसाब से उन्होंने पुनः अपनी सरकार बनाई वो भी हमें चौंकाने वाला था। जब राष्ट्रपति पद के लिए नाम किसी और का चल रहा है और वो रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो भी एक अप्रत्याशित निर्णय होता है। हमेशा वो किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के चौंकाते रहे हैं, चाहे वो 370 हो चाहे राम मंदिर हो। नीच भंग राजयोग में कई बार ऐसा होता है कि जब राम मंदिर के इश्यू में उनका कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले पे हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं कि इनके कालखंड में, हाँ इनके कालखंड में ये निर्णय, आप उनके कालखंड कह लीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब नीच भंग राजयोग में थोड़ी सी आपकी अगर गोचर की दशा विपरीत आती है तो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता घटती है और वो पुनः आ जाती है। अगर आप पिछले 5 साल में मोदी जी को देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता घटने लगी, लेकिन पुनः आकर के उन्होंने अपनी लोकप्रियता को उससे ज्यादा स्थापित किया। तो मुझे 2020 में तो वापस पुनः जो अभी नए कानून लाए हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशांति भी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। साम दाम दंड भेद वो अपने सारे कानून की पालना कराते हुए और एक सफल शासक के रूप में पुनः उभरते हुए जनता का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, आचार्य पवन शर्मा साहब के पास में। पवन जी, क्या लगता है आपको, कुछ राज्यों का भी इस पे जुड़ा होता है? जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राजस्थान की क्या स्थिति रह सकती है? देखो, राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति में अभी हमारी गवर्नमेंट बनी है, साल भर का टाइम निकल गया है जी। और जब हम, क्योंकि देखो ज्योतिष एक ऐसा विषय है युवन जी कि इसमें हमें बहुत बारीकी से चलना होता है। इसमें हम अगर राज्यों से गणना क्रम करें, राष्ट्र से गणना क्रम करें तो भिन्न भिन्न हमारे जो फलित हैं उनको सबको एक स्थिति में ले जाकर के बहुत बड़ा विषय होता है। इस पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे कि पूर्व में ये तो प्रदेश की, देश की जनता का भी है। हाँ, जनता का भी है। जब इलेक्शन स्टेट के हो रहे हैं तो वोट किसी को डाल रहे हैं, केंद्र में हो रहे हैं तो कहीं और डाल रहे, छोटे चुनाव में कहीं और डाल रहे होते हैं। तो यही हुआ, जब पिछली बार अपन बैठे थे तो आपने कहा बीजेपी की क्या स्थिति है, मैंने पूरा मंत्रिमंडल हार रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रह है, नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो लंबे समय के लिए है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चाहे उनका मजबूत बढ़े या घटे, आने वाले 15 साल नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का जो गोचर और ग्रह को भारत देश से हम कनेक्टिविटी करते हैं तो एक लंबी पारी खेलने के मूड में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन अब राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में मैंने कहा कि राजस्थान की जो सरकार रहेगी उसमें मतभेद रहेगा, तो आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या चल रही है। तो राजस्थान में तो बदलता ही है, अब फलित करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। लेकिन राजस्थान का जो शासन पब्लिक का असर है, ग्रहों का असर है, ये पब्लिक ग्रह पब्लिक ग्रह राज्यम 98 से मैं देख रहा हूं। हाँ, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। तो ग्रहों से व्यापित ही जनता है और ग्रहों से व्यापित ही राजा है। लेकिन अब कुछ समय बाद एक बार मैं जरूर कहूंगा कि जब मई जून 2020 की स्थिति में या 2021 अप्रैल में जी हमारे राजस्थान की राजनीति में किसी भी प्रकार का मतलब एक उन्माद उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, कुछ बदलाव के मतलब कुछ स्थितियां जैसे मंत्रिमंडल बदलने कुछ हो सकता है। ये बड़ा निर्णय होगा। ये कब के कह रहे हैं आप? ये अभी जो अप्रैल में जो अपन कह रहा है 2020 में
ये जो स्थिति आएगी इसमें बड़े बदलाव होंगे और इसमें भी मतलब एक अपभ्रंश जिसको अपन कहते हैं, चिंतनीय जो स्थिति कहते हैं ना, मतलब एक शांति प्रिय तरीके से राजस्थान की 5 साल है हमारी सरकार की प्रॉपर वे में नहीं निकल पाएंगी और इससे हमारे बिजनेस पर, हमारे व्यापार पर इसमें तो बहुत बड़ा घर में देख लीजिए, आप अगर शांति रहती है तो आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते जी। तो शांति बहुत अशांति का चांसेस इसमें नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, बिल्कुल इसमें नजर आ रहा है। हिमानी जी अपने कार्ड खोल चुके हैं इसी बात को लेकर के। राजस्थान के जहां तक अभी रीसेंट सिनेरियो को देखूं, मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ जी इकोनॉमी और फाइनेंस को, इंडस्ट्रीज को। तो जैसा कि प्रीवियस गवर्नमेंट में एक बहुत ज्यादा टारगेट रहता था कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट्स बाहर से मिल रहे हैं हर साल, हालांकि हमारे एमओयू रिन्यू होते थे। मैं इस चीज को क्लेम करूंगी कि रिन्यू होते थे, नए इन्वेस्टमेंट आते नहीं थे, वो भी पेंडिंग चले गए। कम से कम 3600 करोड़ का जो दावा किया गया कि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट ले आए, उनका वापिस रिन्यूअल ड्यू हो गया है। बट फिलहाल के लिए मैं ये देखूंगी कि जो अभी इस समय की स्थिति बनी है, नए इन्वेस्टमेंट्स सरकार को, राजस्थान सरकार को नहीं मिल रहे। इनडायरेक्टली पंडित जी ने एक बात कहने की कोशिश की कि हम 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई के बीच में खड़े हैं, क्या उनके बीच में कुछ ऐसा तनाव बढ़ सकता है? तो आई एग्री विद दैट पंडित जी आपके साथ में कि अप्रैल से सितंबर के बीच में ये विवाद तूल पकड़ सकता है, यानी कि जो अब तक कर्टन के पीछे चल रहा है ना, वो हो सकता है फ्रंट पे आ जाए। ये अप्रैल से सितंबर तक अगर इन लोगों ने किसी तरह से मैनेज कर लिया तो हो सकता है ये कुछ साल या कुछ समय और निकाल लें, लेकिन ये बहुत क्रूशियल पीरियड आ रहा है जो काफी हद तक संभावना बना रहा है कि हम कुछ उपचुनावों से गुजर सकते हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच में जो ये डिबेट या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनके इंटरनल जो झगड़े हैं, वो हमें वापस उपचुनाव पे लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने, और अगर ऐसा है तो राजस्थान को एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। खैर, ये ऐसा कुछ संकेत एस्ट्रो में मिल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं राजकुमार जी के पास में जाना चाहूंगा। राजकुमार जी, राजस्थान के विषय पे कुछ देखें तो क्या कहते हैं आप, कानून क्या कहता है? आपका मैथमेटिक्स के जरिए चल रहे हैं, आपने कहा कि मैं अंगणित के आधार पे भी चल रहा हूं। देखिए, राजस्थान की प्रभावी राशि की अगर हम बात करें तो वो तुला राशि है। जो अभी सूर्य ग्रहण हुआ उसमें तुला राशि के लिए आर्थिक उन्नति की बात की गई, तो कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को हो सकता है कि आगामी 6 से 8 माह में देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, कोई बहुत बड़े एमओयू उन्हें मिल सकते हैं। और शायद हो सकता है कि प्राकृतिक गैस रिफाइनरी, इनसे भी कुछ राजस्थान के लिए ऐसा हो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार मुझे इस वर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। कारण ये कि जब बुध ग्रह राजा है, जो वर्ष जो 2020 शुरू हुआ उसका अंक 6 है और 6 अंक का स्वामी शुक्र है, और हमारे राजस्थान की राशि भी तुला और उसका स्वामी भी शुक्र है, तो कहीं ना कहीं सुख कारक रहेगा। और जो आपने उस वक्त पूछा था कि हम लगातार देखते हैं कि क्यों हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है, तो राजस्थान के लोग सुखेश बहुत ज्यादा हैं, शुक्र उनके बहुत ज्यादा रग रग में बसा हुआ है। शासक की गलतियों को माफ नहीं करते हैं, बाकी सारी प्रजा कर सकती है, लेकिन राजस्थान वाले शुक्र में सुखी रहने वाले हैं, तो गलती करने वाले को तुरंत दंड दे देते हैं। लेकिन मैं भी इन लोगों की बात से सहमत हूं। शनि की जब ढैया आएगी और वर्ष के मध्य में जब मंगल शनि और गुरु शनि का योग होगा, तो उस वक्त कहीं ना कहीं नेतृत्व असंतोष बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं रिफाइनरी या तेल की कोई खुशखबरी राजस्थान के लिए सुखमय यह वर्ष कर सकती है। चलिए, रिफाइनरी के लिए तो बहुत ही अब मान सकते हैं कि उम्मीदें जो होनी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है राजस्थान का। आखिर उसकी चिमनी से धुआं कब निकलेगा, ये सबको इंतजार है। और आप संकेत दे रहे हैं कि पॉजिटिव काम आगे बढ़ सकता है इसमें, और काम जिस तरह के दावा भी किया जा रहा है कि सीएम लगातार हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं, उसको खुद देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। चलिए, आचार्य पवन शर्मा साहब के पास में एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। ये हम राजस्थान राजनीतिक, आर्थिक और तमाम स्थितियों को चर्चा में जोड़ने की कोशिश की है। हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, हर कोई देखता है कि मेरे प्यार का भविष्य कैसा रहेगा, मेरे प्रेम का योग है कि नहीं है, मेरी जो स्टेब्लिश लाइफ है, वैवाहिक जीवन जो मेरा है वो कैसा रहेगा। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए 2020 की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा शांति प्रिय नहीं रहने वाला है, क्योंकि सारी चीजें जब अच्छी लगती हैं, जब हमारे पास मनी होती है, तब हमारा मन चलता है। में भी आप कह रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल। कारण क्या है उसकी कि अगर हम एक रोज भी अगर देंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, अगर हमें डिनर देना है तो कहाँ देना है, ये बहुत सारी चीजें आ रहा है, पैसे मत करिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि नई पीढ़ी के लिए तो पहले तो मैं ये कहूंगा, मैं इस चीज का बिल्कुल पक्षधर हूं कि प्रेम जो है ये करना चाहिए। प्रेम इस दुनिया में करने की चीज है, वो प्रेम ही है।
योगेंद्र जी। और प्रेम कब संभव है? जब हमारे जीवन में वियोग संभव है। क्योंकि जब हम प्रेम बोलते हैं तो हमारे अधर और ओष्ठ, प्रे बोलेंगे तो दोनों टच होंगे, और प्रेम बोलेंगे तो दोनों टच होकर के छूटेंगे, फिर टच हो जाएंगे, यानी प्रेम में वियोग। तो 2020 में प्रेमी सक्सेस कम रहेंगे, उनमें वियोग अधिक होगा। तो इसलिए दाम्पत्य भी बहुत ज्यादा खिन्न 2020 में रहेगा, ग्रहों में अशांति रहेगी। इसलिए मैं तो यही संदेश दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 31 दिसंबर को जैसे ही ये निकलेगा और नई साल आए तो कुछ अपने कल्चर को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति को। आज भी मैं ये निवेदन करूंगा इस राष्ट्र से, प्यार मोहब्बत तो हमारी भी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, लेकिन उसका जो प्रोत्साहित जैसे किया जा रहा है, आप उनको हताश मत करिए, 2021 का इंतजार कराएंगे आप उनको। नहीं, उसमें एक रीजन है कि हमारी संस्कृति में जो प्रेम करने का तरीका है ना, वो मिक्स हो गया है। यानी ये प्रॉपर ना तो हमारा भारतीय रहा और ना ये पाश्चात्य रहा। तो मैं चाहूंगा कि हमें जो हमारा प्रेम है ये मर्यादित ढंग से हो तो अच्छा लगेगा, और मर्यादित ढंग से हमारा प्रेम होगा। हमारे जो युवा हैं ये कई बार ऐसे मानते हैं, लव मैरिज में बिल्कुल समर्थक हूं, लव मैरिज करनी चाहिए, प्रेम विवाह करना चाहिए। कास्टिज्म में मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। कोई भी बच्चे को, कोई भी बच्ची किसी भी कास्ट की अगर पसंद है उसे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमारे राजा महाराजाओं के समय में भी स्वयंवर होते थे और उनकी शक्ति पे, उनके बल पे, उनके यश पे, उनकी कीर्ति पे उन कन्याओं को दिया जाता था। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रेम का मतलब पाखंड ना हो, प्रेम का मतलब दिखावा ना हो। समय कम है। मैं एक आखिरी 30 सेकंड का एक टाइम देना चाहूंगा हिमानी जी को। हिमानी जी, क्या कहें, प्यार मोहब्बत ये सब कोई जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति रहेगी, ग्रह क्या कहते हैं, टैरो क्या कहता है इसके लिए? देखिए, वहां पे मैं बहुत स्पेसिफिक करना चाहूंगी कि हर राशि के लिए एक अलग अलग से सेक्शन बन जाएगा, तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं जाकर जो भी रिसेंटली प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर तुला जो कि शुक्र की राशि है, जो खुद प्रेम की ग्रह माना गया है शुक्र को, उसके अंदर जब प्लैनेटरी ट्रांजिशंस बहुत टफ आ रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग आ रहे हैं, जिसमें भी ग्रहण भी हुआ है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है, बट वो ग्रॉस रिजल्ट्स होंगे, वो स्पेसिफिक पे मत जाइएगा प्लीज आप लोग। और जहां तक संस्कृति का सवाल है, अगर हम कहीं से गार्बेज उठाते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है। किसी कल्चर को डिफेंड करना, बिकॉज वेस्टर्न कल्चर ऐसी है, इंडियन कल्चर ऐसी नहीं, ऑल कल्चर्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल। सब में प्यार की, रिश्तों की इतनी ही मर्यादा और इतना ही प्रेम है जितना मेरी और आपकी भारतीय संस्कृति में है। जी, तो चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और सभी हमारे जो अतिथि बिल्कुल विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में काफी उनका अपना एक नाम है। उन्होंने जन टीवी के दर्शकों के साथ में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, अपने अनुभवों को साझा किया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे और आप वेलकम के लिए तैयार रहिए। 2020 आपका बहुत ही सुखी और यो कहें कि आप एक वो यादें जो 2019 में आप रखना चाहते हैं और कुछ लक्ष्य लेके चाहते हैं कि हम ये जरूर हासिल करें, जरूर आपकी इच्छा पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मन